दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज शुरुआत एक मानवीय खबर से, एक अफसर की उस कहानी से जिसमें उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जब पुलिस की वर्दी कोई अफसर पहन लेता है तो उसके बाद उसका जो रौब होता है, जो अभिमान होता है, उस पर एक तरह का नशा सा चढ़ जाता है। लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। यूपी पुलिस में कुछ ऐसे अफसर भी हैं जिन्होंने संवेदना के स्तर को जिंदा रखा हुआ है। मानवीय मूल्य उनके लिए बहुत बड़े होते हैं और इसी का फायदा आम जनमानस को मिलता है। आज बात उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अफसर नीरज कुमार जादौन की, जो 2015 बैच के आईपीएस अफसर हैं और इस समय हरदोई जिले के एसपी हैं। नीरज जादौन शुरुआती दौर से अपने नौकरी के काफ़ी चर्चा में रहे हैं। एक तो उनकी ईमानदारी रही है, दूसरी उनकी पृष्ठभूमि ऐसी रही है जिसको लेकर गाहे बगाहे चर्चा होती है। लेकिन गाजियाबाद में ही एसपी सिटी के तौर पर अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल उठाए थे, जिसके बाद वो अचानक से पूरे देश में एक लाइमलाइट में आ गए थे। वो जज्बा, वो जुनून उन्होंने लगातार जारी रखा है। अब वो जिले के एसपी हैं और अपनी ईमानदारी और पारदर्शी काम को लेकर आज फिर चर्चा हो रही है। कारण उसके पीछे यह है कि पुलिस की एक गलती नीरज कुमार जादौन को काफ़ी पीड़ादायक लगी। मामला यह है कि हरदोई पुलिस लाइन में एक फॉलोअर है, वो अपनी बहन के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। लोनार थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट हो गया। वो पुलिस से मदद मांगता रहा, लेकिन पुलिस ने इस एक्सीडेंट में कोई कार्रवाई नहीं की। महिला का पैर टूट गया, उसके पैर में राड डाली गई। थोड़े दिन बाद वो अपनी बहन को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां गाड़ी अंदर नहीं जाने दी गई। तो उसने 4 लोगों की मदद से अपनी बहन को गाड़ी से उतारा और चद्दर में लपेटकर उसको एसपी ऑफिस में ले जाने की कोशिश की। हालांकि उस समय एसपी नीरज कुमार जादौन कार्यालय से जा चुके थे, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा और पुलिस के ऊपर यह आरोप लगने लगे कि वो संवेदनहीन है और एसपी ऑफिस में आई महिला बिलखती रही, चिल्लाती रही, दर्द से कराहती रही और अधिकारी नहीं मिल पाए। हालांकि जब इसकी जानकारी एसपी नीरज कुमार जादौन को हुई तो उन्होंने इस वायरल वीडियो पर खुद जिम्मेदारी ली और माफ़ी मांगी, क्योंकि यह संवेदना का उच्चतम स्तर था। किसी की पीड़ा को समझने का इससे ज़्यादा और इस वीडियो को देखने के बाद कोई ऐसे आसानी से नहीं रह सकता था। जादौन ने पुलिस के इस व्यवहार के लिए सोशल मीडिया पर लिखित माफ़ी मांगी और जहां कार्रवाई नहीं हुई थी जिस थाने में, वहां पर कार्रवाई भी कराई। ये सिर्फ एक बेबाक स्वीकारोक्ति ही नहीं थी, ये उस जज्बे की कहानी थी जो नीरज जादौन कई साल पहले, जब वो 26 साल के थे, तब वो लेकर चले थे। जादौन यूपी के जालौन जिले के रहने वाले हैं। हालांकि उनका परिवार अब कानपुर में रहता है और वहीं से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी है जब उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस समय वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे और एक बड़े पैकेज पर नौकरी कर रहे थे। घर में 5 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के नाते उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आई और उस समय भी उनको पुलिस की इस कार्यशैली के चलते नौकरी छोड़कर आईपीएस बनने के लिए आगे आना पड़ा और उन्होंने करके दिखाया। ये कुदरत है, ये जुनूनी लोगों से ऐसे काम कराती है। वैसे अगर जादौन की जगह
कोई दूसरा अफसर होता तो बहुत ज़्यादा इस मामले में FIR लिखवा लेता या मामले को इधर उधर ढकेल कर किनारे लगा देता और सोशल मीडिया पर डाल देता कि पुलिस ने कार्रवाई कर दी। लेकिन आज जब एक एसपी अपने कार्यालय में आई हुई महिला की पीड़ा को नहीं जान पाया, नहीं देख पाया, तो इंसाफ दिलाने के लिए वो खुद माफ़ी मांग रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस में इस पहल का स्वागत होना चाहिए। ये बताता है कि यूपी पुलिस में उम्मीद की अभी एक रोशनी और जिंदा है और इस रोशनी की कहानी जीवन की वो संघर्षों भरी है, लेकिन उसने अभी अपनी संवेदनाएं नहीं खोई हैं। पद चाहे जितना बड़ा हो, इंसानियत जिंदा है। नीरज कुमार जादौन ने IPS अफसर बनकर लोगों को इंसाफ दिलाने की ठानी है और नौकरी के लगभग 9-10 साल बाद उनकी इस कार्यशैली से ये झलकता है कि उनके लिए इंसाफ, मानवीयता और संवेदना आज भी प्राथमिक है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। योगी सरकार ने ऐसे अफसरों को जिले की कमान देकर लाखों लोगों के भला करने का जिम्मा दिया है। पुलिस के बहुत सारे चेहरे हैं। निर्दोषों को मारना पीटना, जेल में बंद करना, थाने पे जाते हुए आज भी आदमी डरता है, भ्रष्टाचार की शिकायत है। लेकिन नीरज कुमार जादौन जैसे अफसर उस मसाल की तरह हैं जो लाखों की भीड़ में एक चिराग जलाए हुए हैं और उसकी रोशनी को देखकर लोग ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि अगर वहां तक पहुंच गए तो इंसाफ मिल जाएगा। वो जिस जिले में भी रहेंगे लोगों का भला करते रहेंगे। उनके इस जज्बे को सलाम करना चाहिए और यूपी पुलिस में ऐसे अफसरों को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के दम से कानून व्यवस्था भी कायम है और इन्हीं के दम से लोगों के दिल और दिमाग में इंसाफ की उम्मीद भी जिंदा है। अब बात एक और रोचक खबर की। पुलिस में जो IPS अफसर होते हैं उनको जब तक जिला न मिले, SP का रौब दाब न मिले, किनारे रहते हैं तो मन में बड़ी कसक रहती है। अब उनके लिए फिर एक सुनहरा अवसर आने वाला है। यूपी के पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 जनवरी के बाद 6 जिलों के SP के पद खाली हो रहे हैं, क्योंकि 2011 बैच के ये IPS अफसर अब प्रमोशन पाकर DIG हो जाएंगे। जब DIG हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर नए SP की तैनाती होगी। मुजफ्फरनगर, मथुरा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, झांसी और जौनपुर, यहाँ के जो वर्तमान कप्तान हैं ये सब DIG पद पर प्रमोट हो रहे हैं। तो इनके ज़िले में अब कोई नया SP जाएगा तो स्वाभाविक है कि अब इन जिलों के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगी और 1 जनवरी के बाद यहाँ पर परिवर्तन तय है। शासन में जो DPC हुई है उसमें 2011 बैच के IPS अफसरों को जो प्रमोशन मिलना था उसकी हरी झंडी हो गई है और DIG बनने वालों में मुजफ्फरनगर के SP अभिषेक सिंह, मथुरा के SP शैलेश पांडे, शाहजहांपुर के SP राजेश S, फर्रुखाबाद के SP आलोक प्रियदर्शी, झांसी की SP सुधा सिंह और जौनपुर के SP अजय पाल शर्मा, ये वो नाम हैं जो अब DIG बन जाएंगे और इनके जिलों में नए पुलिस कप्तान सरकार तैनात करेगी। तो जो किनारे इधर उधर पड़े हैं वो उम्मीद लगा रहे हैं कि नए साल में हो सकता है कि उनकी भी लॉटरी लग जाए, किस्मत पलटी मार दे और मौका मिल जाए एक बार। SP के साथ साथ नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के लिए भी एक बड़ी खबर है कि वो अब IG से ADG बनने वाली हैं। तो नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह 2000 बैच की IPS अफसर हैं और 1 जनवरी को वो भी IG से ADG पद पर प्रमोट हो जाएंगी। उनके साथ साथ नीलाब्जा चौधरी और लखनऊ के जो IG हैं प्रशांत कुमार द्वितीय, ये भी ADG बन जाएंगे। कमिश्नरेट सिस्टम में चूंकि ADG व्यवस्था है पहले से, तो ये कह सकते हैं कि लक्ष्मी सिंह
प्रमोशन पाकर भी नोएडा में कमिश्नर बनी रहेंगी, जबकि प्रशांत कुमार का एडीजी बनने के बाद उनको लखनऊ का रेंज खाली करना होगा, क्योंकि एडीजी स्तर पर जोन में अधिकारी तैनात हैं। एसबी शिरोडकर लखनऊ के एडीजी जोन हैं और प्रशांत कुमार आईजी से जब एडीजी होंगे तो स्वाभाविक है कि लखनऊ में आईजी रेंज का जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। यूपी पुलिस में फील्ड में ऐसे पदों पर तैनाती बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको लेकर बहुत सारे नाम चलेंगे, बहुत सारे सिफारिशें भी चलेंगी, मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी चलेंगी। अब ये देखना होगा कि किसकी लॉटरी निकलती है, लेकिन कई बड़े जिलों के एसपी के पद खाली होने से लोगों की काफ़ी संभावनाएं बनी हुई हैं। अब स्टेट कैडर और सीधी भर्ती के अफसरों के बीच किस तरह से सामंजस्य इसमें बिठाया जाएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। अब बात एक ऐसी खबर की जो उत्तर प्रदेश से बाहर की है। भारत जैसे विशाल देश में अनेकताएं, विविधताएं, हर तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन आप ऐसा बहुत कम सुनते हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे के या उसके परिवार के किसी सदस्य को, जिसको सारी सुविधाएं प्राप्त हों, किसी धार्मिक संस्था द्वारा दंड दिया जाए। न्यायालय और सामाजिक व्यवस्था के दंड में बड़ा अंतर है। धार्मिक संस्थाओं के दंड को लोग मानते नहीं, खारिज कर देते हैं, लेकिन पंजाब में ऐसा हुआ है। ये तस्वीरें जो आई हैं, प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल को, जो सिखों की प्रमुख संस्था है, धार्मिक संस्था है, उसने तनखैया घोषित कर दिया है। धार्मिक संस्थाओं की ताकत का एहसास आप पंजाब की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जिसमें राजा और रंक सब एक समान हैं। वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और खुद भी डिप्टी सीएम रहे हैं पंजाब के, लेकिन आज वो बर्तन साफ कर रहे हैं, शौचालय साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। सिखों की जो सर्वोच्च धार्मिक संस्था है अकाल तख्त, उसने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को दरबार साहिब में शौचालय साफ करने की सज़ा सुनाई है। सज़ा के दौरान वो अपने गले में एक तख्ती भी डालेंगे, जिसको पहनकर उनको चौकीदारी भी करनी है। और सज़ा क्यों हुई? 2007 से लेकर 17 तक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी 10 साल तक। उस सरकार में जो गलतियां की गई हैं, उसको लेकर धार्मिक संस्था ने सजा सुनाई है। और बादल पर यह आरोप है कि उन्होंने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दर्ज केस में मुकदमा वापस लिया। इसी को लेकर सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित किया गया है। तनखैया घोषित होने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति ना तो राजनीतिक, ना सामाजिक, ना धार्मिक किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। उसे इस दौरान दरबार साहिब में रोज 1 घंटा बर्तन मांजना होगा और 5 तख्तों में भी यह प्रक्रिया उसको पूरी करनी होगी। हालांकि आप जानते हैं कि जब वो सजा काट रहे थे, इसी दौरान उन पर गोली भी चलाई गई। गोली चलाने वाले का आक्रोश था, पकड़ लिया गया। ये तस्वीरें और कहानी हमने आपको इसलिए दिखाई कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पंजाब के इतर या पंजाबी संस्था के इतर भारत के किसी अन्य राज्य में किसी धार्मिक संस्था के पास इतनी पावर, इतनी ताकत है कि वह किसी मुख्यमंत्री के बेटे को, किसी पूर्व मुख्यमंत्री को, किसी पार्टी के सर्वे सर्वा को इस तरह की सजा दे पावे कि चलो शौचालय साफ करो, बर्तन साफ करो, जूता साफ करो? यह संभव नहीं है और न ही उसको लोग मानेंगे। लेकिन पंजाबी जो संस्कृति है और जो धर्म की ताकत है, उसने इस बात को करके दिखाया है। वैसे भी पंजाब के लोगों का जो बल है,
जो उनकी इच्छा शक्ति है, जो क्षमता है, वो पूरे देश में हमेशा से अलग रही है। देश के लिए कुर्बान होने का जो जज्बा रहा है, लड़ाई के जो उनकी हिम्मत है, वो दुनिया में हिंदुस्तान के किसी और राज्य में नहीं है। लेकिन उनकी धार्मिक संस्थाएं भी इतनी मजबूत हैं, ये लोगों ने पहली बार जाना है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में डिप्टी सीएम और सीएम के बेटे छोड़ो, सभासद को भी आप बर्तन मंजवा नहीं सकते, शौचालय साफ नहीं करा सकते, प्रधान तक से मेंबर तक से। आज सुखबीर सिंह बादल का ये मामला उदाहरण है, नैतिकता का उदाहरण है, धर्म का ऐसा उदाहरण है जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई काम किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना, हर काम आपको खुद करना है। तो ये तस्वीरें इस बात की उम्मीद को जिंदा रखती हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे धार्मिक विधि विधान समाज को मजबूत करने के लिए हैं, समानता के लिए हैं, भेदभाव मिटाने के लिए हैं। अब बात एक बहुत रोचक और चटपटी खबर की, जिस पर गिद्ध निगाह लगाए हुए विधायक लोग। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव के जब से नतीजे आए हैं और भाजपा ने 9 में से 7 सीटें जीत ली हैं, तब से विधायकों के मन में यह हलचल शुरू हो गई है कि भाई अब मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है, उसमें अभी तक मात्र एक विस्तार हुआ है, जिसमें गिनती के लोगों को मंत्री बनाया गया था, जिसमें राजभर हुए थे, दारा सिंह हुए थे, सुनील शर्मा हुए थे, ये लोग मंत्री बने थे। लगभग 2.25 साल की सरकार हो चुकी है। बीजेपी के विधायक बहुत सारे उम्मीद लगाए हैं कि अब समायोजन हो जाएगा, अब कहीं मंत्री पद मिल सकता है, और जगह भी खाली है। अगर जगह खाली है तो मंत्री बना देना चाहिए, चूंकि चुनाव बीत चुका है, रिजल्ट बढ़िया आया है, चर्चा जोर पकड़े हुए है, रिक्त स्थानों को भर दिया जाए। जितिन प्रसाद और अनूप वाल्मीकि 2 लोग थे जो मंत्री थे, चुनाव जीत गए, वो केंद्र में चले गए, सांसद हो गए, उनका पद भी रिक्त है। पीडब्ल्यूडी जैसा बहुत बड़ा मंत्रालय भी खाली है, मुख्यमंत्री के पास चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ एक चर्चा यह भी है कि कुछ फेरबदल भी होने की संभावना है, यानी कि जो हैं वो नहीं रहेंगे, उनको पद छोड़ना पड़ेगा कुछ लोगों को, जिसमें कई सीनियर मंत्री भी हैं। वैसे ये विस्तार अधिक समय तक अब नहीं टाला जा सकता। सिर्फ इंतजार इस बात का है कि भाजपा में नया प्रदेश अध्यक्ष आ जाए, तब तक शायद रुक जाए मामला। वैसे अगर केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में चला गया तो संगठन का चुनाव होता रहेगा और भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष के साथ साथ मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा सकती है, उसमें कोई बाधा तो नहीं है। और जो चुनाव जीते हैं उनमें से भी 1-8 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह है। जिसका जितना बड़ा कद है उसी हिसाब से उसको मंत्रालय भी मिलता है। तो चूंकि पीडब्ल्यूडी खाली है, तो इस बात की चर्चा है कि भूपेंद्र चौधरी अगर मंत्री बनेंगे तो उनको पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। अब कौन कौन आगे है? राजेश्वर सिंह लखनऊ से विधायक हैं, उनका नाम भी मंत्री पद के लिए अक्सर चलता रहता है। और श्रीकांत शर्मा पहले ऊर्जा मंत्री थे, विधायक हैं, उनका नाम भी मंत्री पद की रेस में रहता है कि उनको भी मंत्री बनाया जाए, और वो दावेदार हैं भी। इसके बाद नाम आता है सिद्धार्थ नाथ सिंह का, इलाहाबाद से हैं, चुनाव जीते, पहले मंत्री थे, इस बार नहीं बन पाए, कोशिश लगातार चल रही है। अशोक कटारिया पहले परिवहन मंत्री रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, उनका नाम भी तेजी से दावेदारों में चल रहा है। कई सारे ऐसे हैं जो मंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं, पूरब और पश्चिम का तालमेल भी इनसे बनता है, जातीय समीकरण भी बनते हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार किस वर्ग के लोगों को कितनी प्राथमिकता देती है, क्योंकि मंत्री पद पर सब चुनाव में ध्यान में रखकर जातिगत हिसाब से
लोगों को बैठाया जाता है। लेकिन ये नाम चर्चा में, ये दावेदारी इनकी खारिज नहीं हुई है। एक आध दो नाम और हैं, लेकिन उनका नाम अगर मैं बोल दूंगा तो हो सकता है उनका नुकसान हो जाए, तो इसलिए उनका नाम लेना ठीक नहीं। वो भी मंत्री बन सकते हैं, लाइन में है। तो फिलहाल आज के पावर सेंटर में मंत्रियों को इस उम्मीद के साथ छोड़े जाते हैं कि नए साल में नया सूरज उदय होगा और उनकी तकदीर भी नए तरह से खुल सकती है। तब तक थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जनवरी फरवरी तक। हालांकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में मंत्रिमंडल विस्तार जनवरी में होगा या फरवरी में, ये कहना मुश्किल है, लेकिन डिमांड तो रहती ही है। और इसी पर मुनव्वर राना साहब का एक बहुत प्यारा सा शेर है, सुनिएगा कि वो जालिम ये कहकर मेरी हर बात को टाल जाता है कि भला दिसंबर और जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। और मुनासिब है कि पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ, कहीं संसद में खाने कोई चावल दाल जाता है। और मेरे मौला मुझे सच्चाई लिखने का हुनर दे दे, तेरे दर से तो भिखारी भी होके माला माल जाता है। नमस्कार।